हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप इस सीरीज को देख ही रहे हैं तो जानते ही होंगे हम देख रहे हैं ट्रिपल सी एग्जाम का वो सवाल जो इस साल बार बार पूछा जा रहा है। तो आज का वो टॉपिक इंटरनेट है जिससे हम सवालों को देखने वाले हैं। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर इस लेक्चर को आप ध्यान से सिर्फ सुन ही लेते हैं तब भी आपको इंटरनेट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए कहीं और किसी और वीडियो की तरफ जाना नहीं पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। हमारा पहला सवाल, इनमें से कौन सा इंटरनेट का सबसे वायरल सेक्शन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वायरल सेक्शन ऑफ द इंटरनेट? देखिए, सवाल को मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में रखा है। तो पहले सवाल के लिए ऑप्शन आपके सामने हैं चैट मैसेंजर, सोशल नेटवर्किंग साइट, ट्यूटोरियल साइट या चैट रूम। तो बताइए इंटरनेट पे सबसे वायरल सेक्शन कौन सा होता है? तो अगर आप थोड़ा सा भी इंटरनेट से जुड़े हुए होंगे तो आपको पता होगा इसमें सही जवाब है सोशल नेटवर्किंग साइट्स। मतलब हमारा बी वाला जवाब सही है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वायरल सेक्शन होता है इंटरनेट पे। इसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं, कुछ वेबसाइट जो मित्रों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाती है डैश डैश कहलाती है। मतलब हमारे मित्रों और संबंधियों से जोड़ने वाली वेबसाइट को हम क्या कहते हैं? और हमारे ऑप्शन है सोशल नेटवर्किंग साइट, नेट बैंकिंग, ई कॉमर्स या सर्च इंजन। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सही जवाब होगा पहला वाला, सोशल नेटवर्किंग साइट। इंटरनेट की एक खासियत है कि अगर आप इसको ध्यान से सवाल को पढ़ेंगे तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपको वैसे ही आते रहेंगे, जैसे ये सवाल आपको लगभग लोगों को आता रहा होगा। इसके बाद तीसरा सवाल देखते हैं, कई सोशल मीडिया साइट और सेवाएं वैध खाता सत्यापन के लिए डैश डैश प्रोवाइड करती हैं। मतलब कि जो सोशल मीडिया साइट्स होती हैं और जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो आपके अकाउंट को कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, इनमें से कौन सा तरीका यूज़ करते हैं? पहला है रेटिना स्कैन, दूसरा है फिंगरप्रिंट स्कैन, तीसरा है कैप्चा और चौथा आखिरी है आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन। अब देखिए, ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी के लिए ही हैं, पर जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है वो इस्तेमाल करती है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। 2 स्टेप वेरिफिकेशन मतलब कि अगर आपका असली पासवर्ड भी किसी को पता हो तब भी आपकी साइट या आपका जो अकाउंट है वो कोई खोल नहीं सकता है। जब आप सही पासवर्ड डालेंगे तो फिर से एक तरीके से वो वेरीफाई करेगा कि आप वही आदमी हैं कि नहीं हैं। इसको 2 स्टेप वेरिफिकेशन कहा जाता है। इसके बाद चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? Which of the following is not an information technology terminology? और आपके ऑप्शन है साइबर स्पेस, अपलोड, लाइट स्टोरेज या मॉडेम। तो इसमें से देखिए, साइबर स्पेस तो एग्जाम्पल है, अपलोड भी है, मॉडेम भी आपका आईटी से जुड़ा हुआ है, लाइट स्टोरेज जो ऑप्शन है वो आईटी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? लाइट स्टोरेज किसी भी आईटी से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, एसएमटीपी क्या दर्शाता है? और आपके ऑप्शन है सर्वर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, स्मॉल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये मेल को दूसरे सर्वर तक ले जाने के लिए यूज किया जाता है। क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। इसके बाद छठवां ऑप्शन है, एसएमटीपी में एम से क्या तात्पर्य है? अब ये सवाल इसके बाद मैंने जान के लगाया है कि इसके पहले वाला सवाल अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो ये बता सकते हैं एम से क्या तात्पर्य होता है। और आपका ऑप्शन है मेल, मेलिंग, मोबाइल या ऑल ऑफ दीज। तो एसएमटीपी में एम से होता है मेल, मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो एम से क्या हुआ? मेल। तो यहाँ पर सही जवाब है मेल। इसके बाद सातवां सवाल है, www का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म ऑफ www इज। अब इसका जवाब तो लगभग लोगों को आता ही होगा, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब वाइड, वर्ल्ड वेब वाइड या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर सही जवाब है वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब पहला वाला जवाब यहाँ पर सही है। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, इंटरनेट की मदद से किसी विषय को पढ़ना या सीखना उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ रीडिंग और लर्निंग अ सब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट।
और आपके ऑप्शन है लर्निंग, ई लर्निंग, सोशल स्टडी या नन ऑफ दीज। तो बताइए, जब इंटरनेट की मदद से कुछ पढ़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम ई लर्निंग। देखिए एक चीज़ और जान लीजिए, इंटरनेट की मदद से कुछ होता है तो उसके आगे ई ज़रूर लग जाता है। जैसे आप देखिए ई कॉमर्स होता है, ठीक है, ई टॉप होता है। तो जितनी भी चीज़ें इंटरनेट की मदद से होती हैं, जैसे ई मेल होता है, तो वैसे यहाँ पर भी इंटरनेट की मदद से जब आप कुछ पढ़ रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं? ई लर्निंग। मतलब इंटरनेट की सहायता से लर्न करना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लर्न करना, ठीक है। इसके बाद 9वां है कैन डैश डैश अमॉन्ग अ ग्रुप ऑफ पीपल बाय इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग के द्वारा लोगों के समूहों के बीच डैश डैश कर सकते हैं। और आपके ऑप्शन है चैटिंग, फोटो शेयरिंग, वीडियो क्लिप शेयरिंग या ऑल ऑफ दीज। तो बताइए, मैसेजिंग की सहायता से आप चैटिंग कर सकते हैं कि फ़ोटो शेयर कर सकते हैं, वीडियो क्लिप शेयर कर सकते हैं, या इनमें से सभी कर सकते हैं? तो जाहिर सी बात है आपने इसको यूज़ भी किया होगा। आप चैट भी कर सकते हैं, फ़ोटो शेयर भी कर सकते हैं और वीडियो क्लिप भी शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑल ऑफ दीज। और इसके बाद देखने जा रहे हैं 10वां सवाल। उसके पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं और ये वीडियो आपको समझ में आ रही हो और हमारी मेहनत आपको दिख रही हो कि ट्रिपल-सी के एग्ज़ाम के लिए भी कोई मेहनत कर रहा है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हमारा 10वां सवाल है, भारत में इंटरनेट किसके माध्यम से शुरू हुआ था? ठीक है, थ्रू विच इंटरनेट वॉज स्टार्टिंग इन इंडिया। और आपके ऑप्शन है BSNL, VSNL, MTNL या नन ऑफ दीज। अब देखिए इसको याद रखिएगा, इंटरनेट में जो मतलब भारत में जो इंटरनेट शुरू हुआ था वो VSNL के थ्रू शुरू हुआ था। V फॉर वैन वाला, बी ऑप्शन जो है। तो यहाँ पर सही जवाब है VSNL, ठीक है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मैक एड्रेस। मैक एड्रेस का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछना चाह रहा है, क्या होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मोबाइल एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, बी ऑप्शन यहां पर सही है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द यूजर नेम इन ईमेल एड्रेस लर्न विथ संजेश _info@gmail.com। इस ईमेल एड्रेस में यूज़र नेम क्या है? अब देखिए ईमेल एड्रेस जो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। सामने वाले को जो @ के पहले लगा रहता है इसको कहते हैं यूज़र नेम। तो यहाँ पर यूज़र नेम कौन सा होगा? देखिए ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं। तो जाहिर सी बात है @ के सामने का जो पूरा पोर्शन है जो कि हमारा बी ऑप्शन है वही हमारा यूज़र नेम होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इसमें से यूज़र नेम कौन सा है तो @ का पहले का जो भी पार्ट है उसको आप यूज़र नेम पे टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल भेजते समय कौन सी लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती है? When sending an email, which line describes the content of the message? जब आप ईमेल भेजते हैं तो पूरे मैसेज का सार जो है कि पूरा जो आपका मेल है वो क्या कहना चाहता है वो एक लाइन में कहाँ बताया जाता है? सब्जेक्ट में, टू में, CC में या BCC में? अब अगर आप ईमेल नहीं भी जानते हो तो आप एप्लीकेशन लिखते रहे होगे तो वहाँ पर लिखते रहोगे विषय, बुखार के लिए प्रार्थना पत्र। तो जो सब्जेक्ट होता है उस पोर्शन में आप अपनी ईमेल के बारे में एक लाइन में डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब होगा सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद 14वां सवाल है, इन विच केस ऑफ एन ईमेल हैपन्स। प्राय ईमेल किस केस में होता है? केस मतलब देखिए केस दो तरीके के होते हैं, अपर केस, लोअर केस। अपर केस मतलब होता है कैपिटल लेटर और लोअर केस मतलब होता है स्मॉल लेटर। तो ईमेल हमेशा स्मॉल लेटर्स में होता है, मतलब लोअर केस में होता है। तो यहाँ पर सही जवाब है लोअर केस। इसके बाद 15वां क्वेश्चन देखते हैं, एरर इज ऑल्सो कॉल्ड। त्रुटि को और क्या कहते हैं? तो त्रुटि को क्या कहते हैं? बग कहते हैं कि डीबग कहते हैं कि कर्सर कहते हैं कि आइकन कहते हैं? तो एरर को हम बग के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है ए। इसके बाद 16वां सवाल देखते हैं, ईमेल एड्रेस में @ का उपयोग किसको ऐड करने के लिए करते हैं? ठीक है, तो @ से आप क्या जोड़ते हैं? यूजर नेम को, पासवर्ड को, क्लाइंट कंप्यूटर को या नन ऑफ दीज?
तो देखिए जब भी आप ईमेल एड्रेस लिखते हैं तो यूज़र नेम लिखते हैं, फिर @gmail.com जो भी होता है, तो यूज़र नेम को आप ऐड करने के लिए @ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है आपका यूज़र नेम। इसके बाद 17वां क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब सर्वर। निम्न में से एक वेब सर्वर है और आपके एग्जाम्पल है मोजिला, पोस्टफिक्स, बाइंड या अपाचे। तो इनमें से वेब सर्वर कौन है? अब ये आप ज़रूर से याद रखिएगा क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। वेब सर्वर इनमें से अपाचे है, ये नाम याद रखिएगा, आसान सा नाम है, बाइक का भी नाम है। तो वेब सर्वर इनमें से कौन सा है? अपाचे। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है, http www.google.com एग्जाम्पल है, मतलब ये क्या चीज़ होती है? URL होती है, एन एक्सेस कोड होता है, अ प्रोटोकॉल की ब्रॉडबैंड। तो यहाँ पर www.google.com ये क्या है? ये एक URL है। URL क्या होती है? जो आपको कहीं किसी फाइल पे लेके जाती है इंटरनेट पे। जब आप www.google.com लिखते हैं तो कहीं आप पहुँचते हैं ना, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा? URL कहा जाएगा। इसके बाद 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है, व्हाट इज अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL क्या होता है ये कहना चाहता है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, एड्रेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट और वेब पेज, ऑल ऑफ एबव। तो देखो URL जो होता है, जैसे एग्जांपल के लिए पिछले क्वेश्चन में देखिए google.com या सरकारी result.com, तो ये क्या करता है? ये आपको किसी फाइल पे ही तो लेके जाता है। तो ये एक एड्रेस होता है किसी भी वेब पेज का, जो कि आपका C ऑप्शन है, एड्रेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट और वेब पेज। तो URL क्या होता है? एड्रेस ऑफ डॉक्यूमेंट और वेब पेज ऑन इंटरनेट। ठीक है। इसके बाद 20वां सवाल देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस इज मेड अप ऑफ। इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस बना हुआ होता है इन 1 पार्ट, इन 2 पार्ट, इन 3 पार्ट या ऑल ऑफ दीज। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस में कितने पार्ट होते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस में देखो 2 ही पार्ट होता है, एक आपका यूज़र नेम और पीछे जो gmail.com डोमेन नेम लगा रहता है। ठीक है। तो ईमेल एड्रेस में कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। देखो सवाल देखो तो कोशिश करो मेरे बिना बताए उसके पहले ही बता सको। मतलब मैं तो जवाब बता ही रहा हूँ, पर जब मैं जवाब बताता हूँ उसके पहले एक ऑप्शन भी दिखाया जाता है जिसमें जवाब नहीं लगा रहता है। वो इसीलिए रहता है कि आप कोशिश खुद में मन में करते रहो। ऐसा करोगे अगर आप तो आपको याद भी होता रहेगा साथ में। ठीक है। 21वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग इनमें से किसका उदाहरण है? माइक्रो ब्लॉगिंग इज एग्जाम्पल ऑफ विच। और आपका ऑप्शन है ट्विटर, गूगल प्लस, फेसबुक या नन ऑफ दीज। तो बताइए माइक्रो ब्लॉगिंग कौन सी जगह पर होती है? तो माइक्रो ब्लॉगिंग मतलब जहाँ पर ज़्यादा आप ना लिख पाते हो, तो वो जगह होती है आपकी ट्विटर, जहाँ पर आप माइक्रो ब्लॉगिंग करते हैं। इसके बाद आपका 22वां क्वेश्चन है, वर्डप्रेस, टाइपपैड और एक्सप्रेशन इंजन सभी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इन सभी का उपयोग किया जाता है ब्लॉगिंग के लिए। मतलब ब्लॉगिंग जब आप करते हैं तो इन सभी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये सारे टूल्स हैं ब्लॉगिंग के लिए जो यूज़ होते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, पीपल हु राइट कंटेंट फॉर अ ब्लॉग। वे व्यक्ति जो ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं ब्लॉग या ब्लॉगस्फेयर या ब्लॉगर या ब्लॉगिंग। तो जो ब्लॉग लिखते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं ब्लॉगर। ये आपने कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है सुनी ही होगी, ब्लॉगर हैं, हम ब्लॉगिंग का काम करते हैं। तो जो ब्लॉगिंग का काम करते हैं उनको क्या कहते हैं? ब्लॉगर्स कहते हैं। इसके बाद 24वां क्वेश्चन है, टेलीग्राम इज एग्जाम्पल ऑफ। टेलीग्राम उदाहरण है, सोशल साइट का उदाहरण है, इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण है, वेब ब्राउज़र का उदाहरण है या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए टेलीग्राम किस चीज़ का उदाहरण है? टेलीग्राम से आप क्या करते हो? तो टेलीग्राम से हम मैसेज भेजते हैं, तो ये एग्जाम्पल है इंस्टेंट मैसेजिंग का। ठीक है। इसके बाद 25वां क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैन। निम्न में से पैन का एक उदाहरण है। अब पैन का मतलब क्या है पहले जान लीजिए एग्जाम्पल देखने से पहले। पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, मतलब जो पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ हो रहा हो। तो हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, इंटरनेट या ऑल ऑफ दीज, इसमें से कौन सा पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है? तो इनमें से पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है ब्लूटूथ। ठीक है, आपने कभी ना कभी इसको यूज़ किया ही होगा। इसके बाद 26वां क्वेश्चन देखते हैं,
ऐसी डिवाइस जिसका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। और आपके एग्जाम्पल हैं, पहला ड्राइव्स, दूसरा प्लेटफॉर्म, तीसरा मॉडेम या चौथा ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, जो डिवाइस जिसका यूज़ ट्रांसमिशन में होता है उसका नाम है मॉडेम। ठीक है, मॉडेम के थ्रू डेटा का ट्रांसमिशन किया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद 27वां सवाल देखते हैं, किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने को क्या कहा जाता है। मतलब जो कोई वेबसाइट आपने बना दी, उसको जब आप इंटरनेट पे, मतलब अगर इंटरनेट में नहीं डालोगे, अपने कंप्यूटर में ही रखोगे, तो क्या आप उसको देख सकते हो? नहीं। तो इंटरनेट पे जब उसे उपलब्ध करवाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? और आपके ऑप्शन है सर्चिंग, सर्फिंग, वेब होस्टिंग या नन ऑफ दीज। तो इसमें से सही जवाब है वेब होस्टिंग। वेब मतलब इंटरनेट पे होस्ट करना। ठीक है, तभी तो आपकी वेबसाइट दिखेगी सभी लोगों को। तो सही जवाब यहाँ पर क्या है? वेब होस्टिंग। इसके बाद 28वां सवाल है, निम्न में से कौन सा भौतिक पथ है जिससे संदेश संचारित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिजिकल पाथ थ्रू विच अ मैसेज इज ट्रांसमिटेड? और आपके ऑप्शन है प्रोटोकॉल, सिग्नल, मीडियम या पाथवे। तो यहाँ पर सही जवाब है आपका सिग्नल। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चंस को बस देखते जाइए, अंतिम में मैं बता भी दूंगा कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है वो किस तरीके से करना है। इसके बाद 29वां सवाल है, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग डैश डैश का उदाहरण है। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। और आपके ऑप्शन है हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स या सिंप्लेक्स एंड फुल। तो देखो, टेलीविजन में एक तरफ से सिग्नल दूसरी तरफ आता है, मतलब सेंडर भी फिक्स है और रिसीवर भी फिक्स है। और ऐसे टाइप का जब ट्रांसमिशन होता है तो इनको कहते हैं सिंप्लेक्स। मतलब जब एक तरफ से आ रहा हो और दूसरी तरफ रिसीव हमेशा हो रहा हो, रिसीवर कभी सेंड ना कर पाए और सेंडर कभी रिसीव ना कर पाए, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। ठीक है, तो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है? सिंप्लेक्स टाइप का ट्रांसमिशन होती है। इसके बाद 30वां सवाल है, एक लैन को दूसरे लैन के साथ किसके द्वारा जोड़ा जाता है? मतलब एक लोकल एरिया नेटवर्क है, उसको दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़ना है तो किसके द्वारा जोड़ते हैं? मॉडेम के द्वारा, हब के द्वारा, ब्रिज के द्वारा या राउटर के द्वारा? तो लैन को लैन से जोड़ने के लिए यूज होता है ब्रिज। ठीक है, ब्रिज एक डिवाइस होती है जिसके थ्रू एक लैन को दूसरे लैन से जोड़ा जाता है। इसके बाद 31वां सवाल है, इंटर नेटवर्किंग के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर इंटर नेटवर्किंग? और आपके ऑप्शन है HTTP, PPP, TCP/IP या SMTP। तो देखो, इंटर नेटवर्किंग के लिए TCP/IP का यूज होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसी के यूज से हम इंटर नेटवर्किंग करते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है TCP/IP। इसके बाद 32वां क्वेश्चन है, RDS का पूर्ण रूप क्या है? मतलब RDS का फुल फॉर्म क्या है? और आपके ऑप्शन है रिमोट डेस्कटॉप सर्वर, रिमोट डेस्कटॉप सर्वर, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज या नन ऑफ दिस। तो देखिए, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज RDS का फुल फॉर्म होता है। रिमोट का मतलब होता है दूर से। ठीक है, याद रखिएगा, RDS का फुल फॉर्म क्या है? रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज, जिसमें रिमोट का मतलब क्या होता है? दूर से। जब काम दूर से हो जाता है उसको रिमोट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद 33वां सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTWL? HTWL का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट वेब लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट वेबसाइट लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट वेब डिजाइन लैंग्वेज। तो HTWL का फुल फॉर्म होता है ए वाला, हाइपर टेक्स्ट वेब लैंग्वेज, HTWL। और HTML का होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको याद रखिएगा। इसके बाद 34वां सवाल देखते हैं, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई इज। और आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं, वाईफाई फिडिलिटी, वायरलेस फैसिलिटी, वायरलेस फाइल या वायर्ड फिडिलिटी। तो यहाँ पर सही जवाब है आपका वायरलेस फिडिलिटी, मतलब पहला जवाब आपका सही है यहाँ पर। इसके बाद बढ़ते हैं 35वें सवाल की तरफ, VR का मतलब है, व्हाट डज VR मीन? और आपके ऑप्शन हैं वर्चुअल रिस्पॉन्स, वोकल रेशियो, वर्चुअल रियलिटी या वाइटल रिस्पॉन्स।
तो देखिए यहाँ पर सही जवाब जो है वो है वर्चुअल रियलिटी। मतलब देखिए बहुत सारे गेम भी ऐसे आते हैं जो आप खेल तो रहे पर लगता है असली में खेल रहे हैं। देखिए आंख पे कुछ बंधा रहता है, वीडियो में देखा होगा, और खेल रहे होते हैं तो एकदम उसी में खो जाते हैं, जैसे लगता है असल में वही है गेम के अंदर। तो ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं, मतलब जिसके थ्रू वो गेम खेल पाते हैं उसे कहते हैं VR बॉक्स, मतलब वर्चुअल रियलिटी बॉक्स। ठीक है, इसमें वर्चुअल मतलब होता है जो असल ना हो वो रियलिटी लगने लगे, ऐसी तरीके से ये टेक्नोलॉजी बनी हुई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है, वर्चुअल रियलिटी। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 36वां, IRCTC इज अ डैश डैश। IRCTC एक डैश डैश है, और यहाँ पर ऑप्शंस हैं प्लास्टिक मनी, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, रेलवे सर्विस प्रोवाइडर या ई वॉलेट। तो यहाँ पर सही जवाब है आपका रेलवे सर्विस प्रोवाइडर। IRCTC जाहिर सी बात है जानते भी होंगे, रेलवे सर्विस से आपकी ये जुड़ी हुई है। टिकट बुकिंग जब आप करते हैं तो यहाँ से होती है। इसके बाद देखते हैं 37वां सवाल, डिजीलॉकर पर कौन सी फाइल अपलोड नहीं कर सकते हैं। मतलब जो डिजीलॉकर होता है वहाँ पर कौन सी फाइल आप अपलोड नहीं कर सकते हैं, और आपके ऑप्शन है MP4, PDF, JPEG या PNG। तो देखिए डिजीलॉकर पर MP4 फाइल के अलावा इन सब में से सभी कुछ को अपलोड किया जा सकता है, तो यहाँ पर सही जवाब होगा MP4। इसके बाद 38वां सवाल है, डिजीलॉकर में अधिकतम कितने साइज का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। मतलब डिजीलॉकर पे जो फाइल अपलोड कर रहे हैं उसका अधिकतम साइज क्या होता है, 20 MB, 10 MB, 15 MB या 25 MB। तो सबसे बड़ी साइज उसकी हो सकती है 10 MB तक। ठीक है, इसके बाद 39वां क्वेश्चन है, 39th क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज UTS मीन। UTS का क्या मतलब है, और आपका ऑप्शन है अनरिजर्व ट्रैकिंग सिस्टम, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, अनरिजर्व ट्रांसफर सिस्टम, अनरिजर्व टिकटिंग शेड्यूल। तो यहाँ पर सही जवाब है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, मतलब बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। UTS का फुल फॉर्म होता है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। इसके बाद अगला सवाल है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IMEI। IMEI का अर्थ है, और आपके ऑप्शन है इंटरनेट मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मॉड्यूल इक्विपमेंट आइडेंटिटी या इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए IMEI क्या होता है, जब मोबाइल खो जाता है तो IMEI नंबर से ट्रैक करते हैं, ये होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, मतलब हमारा बी ऑप्शन। इसको याद रखिएगा, ये ज़रूरी चीज़ है। और एक चीज़ और देखिए कि CCC में सिर्फ MCQ ही नहीं आता, मतलब 4 ऑप्शन रहे, एक सही करना रहे, ट्रू फॉल्स भी आता है। इसीलिए हमने कुछ क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाले भी ले लिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो देखिए FTP फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए यूज़र्स को मदद करता है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो FTP का नाम ही है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो ये फाइल को ट्रांसफ़र करने में तो मदद करेगा ही, तो ये चीज़ है ट्रू। ठीक है, और पहले भी मैं बता चुका हूँ, अगर CCC में आपको ट्रू फॉल्स नहीं आ रहा है तो आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ट्रू पे टिक लगा देना है, क्योंकि CCC में ट्रू बहुत ही ज़्यादा सही होता है। इसके बाद 42वां क्वेश्चन है, फायरवॉल एक रक्षात्मक तकनीक है जिसके द्वारा हैकर्स को सिस्टम के बाहर रखा जाता है। तो फायरवॉल क्या ये सही चीज़ है, मतलब कि फायरवॉल जो है आपके सिस्टम को सिक्योर करता है। तो हाँ, फायरवॉल का काम ही यही है कि कोई पैकेट अगर अंदर आ रहा है, कोई मैसेज, तो उसको चेक करता है उसमें कोई गलत चीज़ तो नहीं है, और अगर मैसेज कोई बाहर जा रहा है तो उसको भी चेक करता है, कोई ज़रूरी जानकारी तो बाहर नहीं जा रही है। तो ये चीज़ ट्रू है, फायरवॉल हमारे सिस्टम को सिक्योर करता है और हैकर्स को हमारे सिस्टम से दूर रखता है। इसके बाद 43वां सवाल है, इंटरनेट पर हर कंप्यूटर की एक पहचान विशिष्ट IP एड्रेस होती है। मतलब इंटरनेट पे जितने कंप्यूटर होते हैं क्या उनकी एक विशेष पहचान IP एड्रेस से होती है। तो हाँ, ये सही बात है, IP एड्रेस से ही एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को पहचानता है, तो ये चीज़ यहाँ पर ट्रू है। इसके बाद 44वां क्वेश्चन आपका है, याहू इज़ अ सर्च इंजन। क्या याहू एक सर्च इंजन है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हाँ, याहू एक सर्च इंजन है, ये चीज़ जो कही जा रही है ये ट्रू है। इसके बाद 45वां क्वेश्चन देखते हैं, गोल्ड लोन सोना रखने के बदले ऋण लेने की प्रक्रिया है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है।
तो गोल्ड लोन में क्या होता है, हम गोल्ड देते हैं और रुपए उसके बदले में हम लेते हैं। तो हाँ, ये जो चीज कही जा रही है ये ट्रू है। इसके बाद देखते हैं 46वां क्वेश्चन। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना और विकलांगता बीमा योजना है। तो प्रधानमंत्री बीमा योजना जब भी कोई दुर्घटना हो जाती है और विकलांगता हो जाती है, क्या उसमें काम आता है? क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो हाँ, ये ट्रू है। ये बात जो कही जा रही है ये सही है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, नेफ्ट और आरटीजीएस क्या दोनों सेम होते हैं? मतलब नेफ्ट और आरटीजीएस क्या एक चीज है? क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो नहीं, नेफ्ट और आरटीजीएस जाहिर सी बात है ये अलग चीज है, ये फॉल्स यहाँ पर कहा जा रहा है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन देखते हैं, भीम ऐप महात्मा गांधी के नाम पे रखा गया है। क्या अब जो भीम ऐप का नाम होता है वो महात्मा गांधी के नाम पे है? क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो साफ साफ दिख रहा है ये चीज़ जो यहाँ पर कही गई है वो फॉल्स है। इसके बाद आप देख रहे हैं 49वां क्वेश्चन, क्लाउड कंप्यूटिंग किसी संस्था के लिए प्राइवेट हो सकती है? कैन क्लाउड कंप्यूटिंग बी प्राइवेट टू एन ऑर्गेनाइजेशन? क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो हाँ, जो ये बात कही जा रही है ट्रू है, क्लाउड कंप्यूटिंग जो है प्राइवेट भी हो सकती है। इसके बाद आखिरी सवाल जो कि है हमारा 50वां सवाल, सत्यापन के लिए AEPS को किसी OTP या पिन की आवश्यकता नहीं होती है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये ट्रू है, सत्यापन के लिए AEPS को किसी भी OTP या पिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं और आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है कि जो क्वेश्चन यहाँ पर आप देखें, आप चेक कर पाएँ आपको कितने क्वेश्चन उसमें से आप सही कर पा रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस वीडियो की आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन यहाँ पर आप देखे थे कितने आप सही कर पा रहे हैं और कितने सही नहीं कर पा रहे हैं आप। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हमारी मेहनत आपको समझ में आई हो कि SSC एग्ज़ाम के लिए भी मेहनत की जा रही है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।